नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 18 जनवरी और 18 जनवरी के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। हमारा पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पाइनएप्पल एक्सप्रेस फिनोमिना और एटमॉस्फेरिक रिवर्स। टोंगा वोल्केनिक इरप्शन, जो टोंगा में ज्वालामुखी इरप्ट हुआ था। देन है प्रत्योजित विधान, ओजोन होल। निरंकुंजी अभ्यारण्य, ये इंपॉर्टेंट है, नीला कुरुंजी। इंडिया का फॉरेन ट्रेड मतलब विदेशी व्यापार। पहला आर्टिकल हमारा कहता है पाइनएप्पल एक्सप्रेस फिनोमिना, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं एटमॉस्फेरिक रिवर्स, वायुमंडलीय नदियां। अभी क्या हुआ है ना कि कैलिफोर्निया के अंदर एक बहुत रिकॉर्ड तोड़ तूफान आया है जिसका नाम है पाइनएप्पल एक्सप्रेस। देखो क्वेश्चन आ सकता है इस पर प्रीलिम्स में क्या पूछेगा कि पाइनएप्पल एक्सप्रेस क्या चीज है। तो ये जो है आपको एटमॉस्फेरिक नदियों के रूप में याद रखना है। ये वायुमंडलीय नदियां हैं जो कि वायुमंडल में एक लंबे और संकरे क्षेत्र में रहती हैं, जिसके कारण वहां पर जो अधिकांश जल होता है, जल वाष्प, वाटर वेपर जो होता है, कटिबंधीय क्षेत्रों से बाहर निकल जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो वायुमंडलीय नदियां होती है उनमें जो है ना वो ज्यादातर आपको कहाँ मिलेंगी, गर्म क्षेत्रों में या फिर उष्ण कटिबंधीय जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं ना, उस रीजन में आपको ज्यादा मिलेंगी। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि वहां पर जो पानी होता है बहुत गर्म होता है, और वहां पे पानी जब गर्म होता है उसकी वजह से वातावरण में एक लंबा और एक संकीर्ण क्षेत्र जो है, ठीक है, नैरो, बहुत ही ज्यादा कम, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, वो क्षेत्र बन जाता है। जिसके उपरांत वहां पर क्या होता है कि जल वाष्प कटिबंधीय जो है बाहर निकलने लग जाते हैं, और जल वाष्प जो वाटर वेपर होते हैं वो जब बाहर आते हैं तो जब ठंडे क्षेत्रों में जाते हैं तो वो संघनित हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, थोड़े से कंडेंस हो जाते हैं और ज्यादा सिकुड़ से जाते हैं। तो इसकी वजह से कैलिफोर्निया का जो रीजन है, यूएसए का जो रीजन है, वो है इस चीज का, और उसका एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर पाइनएप्पल एक्सप्रेस का, ये इसका नाम दिया गया है। ठीक है, पाइनएप्पल एक्सप्रेस आपसे पूछेगा कि ये क्या चीज है, और आपके किसी के भी दिमाग में ये चीज नहीं बन पाएगी कि पाइनएप्पल एक्सप्रेस क्या चीज है। देखो वैसे मैं बता दूं, पाइनएप्पल एक्सप्रेस एक मूवी भी है, एक कॉमेडी एक्शन मूवी भी है, बाकी ये एक तरीके से जो है एक पूरा फिनोमिना भी है। और तो आप अगर इसको पढ़ें, मैं आपको वैसे बता दूं कि एक मूवी भी है ये वाला। बाकी ये एक टर्म यूज की जाती है, इसको आप याद रखिएगा, हवाई आइलैंड्स के रीजन में। और जब ये हवाई आइलैंड्स के रीजन में, जब ये पाइनएप्पल एक्सप्रेस जो है ये रीजन में, वहां पर यूएसए का और कनाडा का रीजन है, वहां पर जब ये लैंड को हिट करता है, जब ये उस पे एक बहुत ज्यादा जो ये हवा है, ये स्टॉर्म है, ये पड़ती है, बहुत ज्यादा हैवी रेन और स्नो हो जाती है, और कैलिफोर्निया में इसकी वजह से 5 इंचेस ऑफ रेन जो है वो पूरे दिन में होती है। 30 से 50% जो है यूएसए का रीजन जो है वहां पर वार्षिक वर्षा जो है वो करीब इसी टाइम पे वायुमंडलीय नदी जैसी घटनाओं की वजह से ही होती है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ जो है आपके यूएसए में होती है, ये दुनिया भर में होती है, लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है वो नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। नॉर्थ अमेरिका के जो पश्चिमी एरिया है, जो प्रशांत महासागर के पास पड़ता है, उस जगह में ज्यादा होता है ये। इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं, जैसे कि ये पूरा जो है आप लोग जानते हैं कि भाई ये पूरा जो है नदियां, ये जो है वर्षा लेके आती हैं, जो कि कृषि के लिए, मत्स्य पालन जैसी चीजों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, और साथ ही ये उचित जल आपूर्ति भी सुनिश्चित करती है। लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है, ये बहुत ज्यादा नुकसान का भी कारण बनती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी उच्च तीव्रता वाले जो वायुमंडल नदियां होती है, इससे बहुत ज्यादा बारिश होती है, एकदम से बाढ़ आ जाती है, कभी भूस्खलन हो जाता है, कभी कीचड़ एकदम से बनने लग जाता है, कभी बर्फबारी होने लगती है, और कई बार तेज सर्दियों में तूफान की स्थिति बन जाती है। तो ऑब्वियसली है, अगर इस तरीके का एक्सप्रेस लिखा है, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं नुकसान जो है हो सकता है क्रिएट करे ही करे। तो आगे देखोगे लोकेशन यहाँ पे कैलिफोर्निया की है ना, ये कैलिफोर्निया है, इस पूरे रीजन में, यूएसए के कैलिफोर्निया में यहाँ पर हैवी रेन और एटमॉस्फेरिक रिवर यहाँ से जो है वो इस तरफ आती है, और ये सब जो पूरा है पाइनएप्पल एक्सप्रेस जैसी चीज को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। राइट, तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सेकेंड आइलैंड यहाँ पर जो है टोंगा इरप्शन, सब लोग जानते हैं, सब लोगों ने जरूर वॉल्केनो के बारे में पढ़ा होगा। ये जो है टोंगा इरप्शन अभी देखने को मतलब ऑलरेडी काफी टाइम से हो रही है,
ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल करंट अफेयर है। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि टोंगा वोल्केनो जो है अभी इरप्ट हुआ है, मतलब काफी टाइम से ही इरप्ट हो रहा है ये, और अभी भी ये इरप्ट हो ही रहा है। ठीक है, 15 जनवरी 2022 को यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ था, और अभी तक जो है ये वोल्केनिक इरप्शन चल रही है। हुंगा टोंगा के नाम से इसको बोला जाता है, अभी भी बहुत ज्यादा इरप्ट कर रहा है। वोल्केनो क्या होता है? वोल्केनो होता है जब धरती के अंदर की जो लिक्विड है, धरती के अंदर की गैस, धरती के अंदर का सॉलिड, सारा कुछ धरती के ऊपर आ जाता है। उसी प्रोसेस को हम ज्वालामुखी वोल्केनिज्म के रूप में जानते हैं। अगर वो जो पूरा जो हमारा मटेरियल है वो वोल्केनो अगर धरती के अंदर है तो उसको हम क्या कहते हैं? मैग्मा। और अगर वो धरती के ऊपर आ गया है तो उसको लावा कहते हैं। और जब ये लावा ठंडा हो जाता है, ये लावा धरती के अंदर भी ठंडा हो सकता है, तब वो मैग्मा होगा, और धरती के बाहर होगा तो वो लावा होगा। तो ये सब जो है इनके, ये कौन से रूप में परिवर्तित हो जाते हैं? ये इग्नियस रॉक जो है, आग्नेय रॉक्स जो है, उसके रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो है ये जो टोंगा वोल्केनो की जो इरप्शन हुई है, ये जो अभी तक का 30 वर्षों में अधिक सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट के एक रूप में काउंट किया जा रहा है। और यहाँ पर रिसर्चर्स जो हैं, उन्होंने इस विस्फोट से उत्पन्न होने वाली जमीनी गति रिकॉर्ड करने वाले दूरस्थ भूकंपीय आंकड़ों का उपयोग किया था, जिसमें क्या हुआ कि वायुमंडल के जो तरंगे हैं, उनसे यहाँ पर जो है वो देखा जा सका कि भाई कितना ज्यादा बल से ये चीज निकल के आई है। तो ये चीज चेक करना भी आसान हो गया। लास्ट जो यहाँ पर इसको देखा गया था, यहाँ पर 1883 में काराकोटा के विस्फोट के बाद अब जाकर के देखा गया कि भाई ये बहुत बड़ा इरप्शन हुआ है। और इससे जो है यहाँ पर 15 मीटर तक की सुनामी लहरें उठी थी। और ये जो है आपका टोंगा टापू युआई और हपाई के पश्चिमी तट से भी टकरा गई थी, और कम से कम 5 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है वो इसे राख से भर गया था पूरी तरीके से। तो इसका जो एक इम्पैक्ट है वो अभी तक उतना ज्यादा अभी मतलब पूरी तरह समझा ही नहीं जा चुका है इसके ऊपर अभी। और जो हमारा यहाँ पर एक सेंट हेलिना है, सेंट हेलेना के वॉशिंगटन में भी इसका जो है वो एक लास्ट जो है उसको भी काफी ज्यादा रिकॉर्ड किया गया था। अभी साइंटिस्ट बिल्कुल कोशिश में लगे हुए हैं कि इसका पूरा निष्कर्ष निकाला जाए, इसको समुद्र तल से इसकी जो पूरी विस्तृत मैपिंग है वो तैयार की जाए। आप लोग जानते हैं ना कि जब इस तरीके की चीजें होती है तो साइंटिस्ट जो है उनका रोल काफी बढ़ जाता है इसके अंदर। और समुद्री तल को 80 किलोमीटर से अधिक तक की दूरी को नापने के लिए यहाँ पर पूरा प्रवाह तलाशा गया है। और जिससे ये देखा गया कि जो प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन, उसमें समुद्री तल का आकार परिवर्तित हो सकता है। और जब ये अंडरग्राउंड वाटर, जब ये जल निकाय के नीचे का पहाड़ फटा तो राख और जल वाष्प जो है वो 55 किलोमीटर तक पहुंच गए थे। और ज्वालामुखी का गड्ढा अब से पहले 700 मीटर और गहरा होता जा रहा है। ना क्रेटर कहते हैं ना उसको, वॉल को जहां से निकल के आती है। और अगर वो क्रेटर वो जो डिप्रेशन क्रिएट कर दे और वहां पर वो लेक लेक बन जाए, पानी भर जाए, तो उसे कहते हैं क्रेटर लेक। भारत की कौन सी है क्रेटर लेक? लोनार लेक, है ना, महाराष्ट्र की। कलर इसका पिंक होता जा रहा है, ये वही लेक है। और जब इरप्शन होती है तो उसकी वजह से काफी ज्यादा जो मैग्मा है, गर्म मैग्मा काफी ज्यादा बाहर निकलता है, जिसकी वजह से महासागरीय पपड़ी जो है वो खुल जाती है। इससे सुनामी जो है उसकी लहरें भी उत्पन्न हो सकती हैं। और ये समुद्र के अंदर होने वाला एक ज्वालामुखी विस्फोट है, जिसमें दो जो छोटे निर्जन द्वीप, हंगा हपाई, हंगा टुंगा, ये सब शामिल है। ये सब नाम है इसके। ठीक है, तो ये रिंग ऑफ फायर के रूप में ही आता है। आप लोगों ने पढ़ा है ना, रिंग ऑफ फायर, सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहते हैं इसको। आप नोट करना चाहें तो ये नाम लिख सकते हैं। ठीक है। भारत में कौन सा एक वोल्केनो मिलता है? भारत में केवल एक ही वोल्केनो है जो एक्टिव है, जिसे हम कहते हैं बैरन आइलैंड। ठीक है ना, मिडल अंडमान में लोकेटेड है। और एक और आइलैंड है लेकिन वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, जिसका नाम है नारकोंडम आइलैंड। लेकिन अब ये के समय में ये नारकोंडम आइलैंड एक्सटिंक्ट हो चुका है, राइट। तो रिंग ऑफ फायर क्या चीज है? देखो भाई, ये है रिंग ऑफ फायर, यहाँ पे पढ़ेंगे सब लोग। ये देखो, ये जो पूरा रीजन आप ब्लैक ब्लैक में देख रहे हो ना, ये पूरा ब्लैक ब्लैक का रीजन जो मैं भी मार्क कर रही हूँ, ये सब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ, जो अगर मैं बात करूँ यहीं पर ही सबसे ज्यादा होती, तभी तो एक रिंग बन रही है ना फायर की। इसीलिए इसको कहते हैं रिंग ऑफ फायर, जो कि पैसिफिक ओशन में देखने को मिलती है। हुंगा टोंगा वोल्केनिक इरप्शन यहाँ पे होती है, मतलब यहाँ पर भी देखने को मिली है, हवाई आइलैंड्स के पास, पैसिफिक ओशन में ही। ठीक है। और हमारे इंडिया में आपको मैंने बताया एक ही है बैरन आइलैंड जो एक्टिव है। बाकी नारकोंडम को अब एक्सटिंक्ट कह चुके हैं कि भाई अब तो उसका जो है इरप्ट होने के चांस काफी ज्यादा कम हो गए हैं। ऐसा चांस है कि यहाँ पर कि है वहां पर कम ही रहेंगी ये चीजें। तो अभी चांस कम है कि वो आइलैंड इरप्ट होगा दोबारा। तो अभी हम कह सकते हैं कि वो एक डोरमेंट कह लो, या फिर उसको आप एक्सटिंक्ट की वोल्केनो की कैटेगरी में डाल सकते हो।
ठीक है भाई। और अगर मैं बात करूं वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो किस कंट्री के पास है, तो आपका आंसर होगा इंडोनेशिया के पास है, रशिया के पास है, यूएसए अलास्का के पास है, ठीक है, और जापान के पास है। काफी सारे एक्टिव वोल्केनोज हैं। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, वो है थर्ड, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, प्रत्यायोजित विधान। देखो अभी आप लोग, मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था ना कि जो डिमोनेटाइजेशन है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो है अपना एक निर्णय दिया है, बताया था कि एक फीमेल है जिन्होंने यहाँ पर अलग रूल दिया है, बाकी सबने बोला है कि भाई जो है सरकार ने बिल्कुल सोच समझ के आरबीआई के साथ डिसीजन लिया है मिलकर के ये। तो यहाँ पर इसी में एक जो है वो एक कानून का नाम निकल के आया है, उसका नाम है प्रत्यायोजित कानून, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब इसका हम पहले तो मीनिंग समझ लेते हैं। देखो आप लोग जानते हैं कि संसद जो है वो नियमित रूप से हमारे लिए कानून बनाती है, और वो हर कुछ ना कुछ यहाँ पर नया कानून बना के कुछ कार्य सौंपती है, क्योंकि हर पहलू को प्रत्यक्ष रूप से कानून निर्माताओं द्वारा संज्ञान में नहीं लिया जा सकता। तो शक्तियों का यह प्रत्यायोजन विधियों में उल्लेखित है, जिन्हें आमतौर पर प्रत्यायोजित विभाजन कहा जाता है। क्योंकि देखो यार, ये सारी जो चीजें हैं ये लिखी हुई हैं हमारे, या तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, या तो हमारे पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न है। अदरवाइज यहाँ पर जो है वो हर एक चीज को डील करने के लिए यहाँ पर जो हमारी ये है पार्लियामेंट है, वो लॉ नहीं बना सकती ना, हर चीज तो लॉ से नहीं हो सकता। उसमें आपको यहाँ पर क्या बनाने पड़ते हैं, स्टैच्यूज। स्टैच्यूज का मतलब क्या होते हैं, आपको अलग से लॉ बनाना पड़ता है, आपको ये बताना पड़ता है कि भाई आपने ये चीज बना दी है। तो मतलब आप कह लो कि हर चीज जो है पार्लियामेंट क्रिएट नहीं करती है, पार्लियामेंट ने अगर एक बॉडी क्रिएट कर दी है और उस बॉडी जो है वो आगे उसको सॉल्व कर रही है। ठीक है ना, क्योंकि अकेले पार्लियामेंट तो हर चीज से डील नहीं कर सकती ना। तो उसमें जो है पार्लियामेंट ने एक चीज बना दी, क्रिएट कर दी, अब उसमें आगे जो है उसको आगे जो वो एक कोई एक बॉडी है वो आगे उसको सॉल्व करेगी, है ना। तो उसी को हम बाय लॉ भी कहते हैं, बाय लॉ का भी इसी का एग्जाम्पल है, वो आगे क्रिएट किया जाता है। सो यही है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो यहाँ पर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है प्रत्याजुत विधान, इसके अंतर्गत जो भी इसका परिचालन करना है, उसका विवरण देना है, उन सबके अधिकार इनको प्राप्त किए गए हैं। विधान के तहत विनियम और उपनियम प्रत्यायोजित विधान के उत्कृष्ट इसके उदाहरण भी हैं। लेकिन असल में होता क्या है ना, सामान्य तौर पे होता है कि विधायिका कानून बनाती है, जिसमें केवल सामान्य सिद्धांत और मुद्दों से संबंधित नीतियां शामिल, जिनके अंतर्गत ये बताया जाता है कि भाई जो प्रशासनिक एजेंसी है उनका परिचालन वगैरह कैसे होगा, ये शक्तियां दी जाती है। और लोकतांत्रिक देशों में प्रत्यायोजित विधान का अनुसरण किया जाता है, और वहां पर इस चीज को एक काम करना एक इम्पोर्टेंट रूप में माना जाता है। क्लियर हुआ ना। तो ये है यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आज के समय में बन चुका है, इसी को यहाँ पर आज के समय में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर डिमोनेटाइजेशन केस की बात करूं, तो देखो भाई यहाँ पर आरबीआई है। आरबीआई जो 1934 के एक्ट धारा जो है 26(2) के अंडर ये लिखा गया है कि केंद्र सरकार को यह अधिसूचित करने का अधिकार है कि कोई एक निश्चित समय से मुद्रा का एक विशेष मूल्य कानूनी निविदा नहीं रह जाएगी। ठीक है, मतलब कि एक पर्टिकुलर डोमिनेशन जो है हमारी, एक पर्टिकुलर जो 1000 रुपए का नोट है या 2000 का नोट है, वो यहाँ पर नहीं रह जाएगी। ये नोटिफिकेशन देने की, ये डिनोमिनेशन को जीरो कर दो, ये नोटिफिकेशन देने का अधिकार आरबीआई के पास है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक सरकार ने अगर आरबीआई बनाई, वैसे सरकार ने नहीं बनाई, ये तो पहले से चलती आ रही है, वो तो बाद में इसको क्रिएट करा गया था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। सो अगर ये कोई बॉडी क्रिएट कर दी गई है, अब वो बॉडी आगे बता सकती है कि क्या उसमें चीजें करनी है, इसे ही हम कहते हैं डेलीगेटेड पावर, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो ये वाला जो है धारा क्या कहती है कि केंद्र बोर्ड की सिफारिश पर केंद्र सरकार भारत के राजपत्र में एक अधिसूचना के प्रकाशन के माध्यम से ये घोषणा कर सकती है कि अधिसूचना में निश्चित तिथि से किसी भी मूल्य वर्ग के बैंक नोटों की कोई भी जो श्रृंखला है वो अब से बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर किसके पास पावर है, आरबीआई के पास पावर है। इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। पार्लियामेंट जिसने आरबीआई एक्ट को यहाँ पर जो है पारित करा, और ये जो है यहाँ पर उसी के पास, आरबीआई के पास ही पावर है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इस चीज की राय दे सकती है। तो ये एक कॉन्सेप्ट जो है वो, इसके फायदे क्या है, फायदा क्या है पहला इसका कि भाई जो संसद है उनके कार्य का जो बोझ है वो हल्का हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो उन्होंने बॉडी क्रिएट करी है वो बॉडी यहाँ पर हेल्प कर रही है ना।
तो काफी हेल्प हो गई ना इससे, संसद को हर बात पे यहाँ पे चीजें नहीं करनी पड़ी। दूसरा, जो यहाँ पर कानूनों को लागू करने में कार्यपालिका को काफी सहूलियत मिल गई, इमरजेंसी में सिचुएशन कभी आई है तो वो दूसरी चीज का हेल्प ले सकते हैं। प्लस ये जो है विधान शक्ति का ही एक घटक है, पार्लियामेंट के पास इस चीज की पावर है। प्लस आपको यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आपको विशेषज्ञों की राय लेने की बहुत सहूलियत मिल गई, क्योंकि आरबीआई में जो लोग बैठे हैं वो ज्यादा जानकार हैं एज कम्पेयर टू दी एमपीज, है ना। उनको इकोनॉमिक्स की, देश की फाइनेंशियल सिचुएशन की, देश को चलाने की ज्यादा जानकारी है, समझ रहे हो। और इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि ये एक अलोकतांत्रिक है। पहली चीज तो इसमें हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पे मनमाने तरीके से काम करना शुरू हो जाए, भ्रष्टाचार बढ़ जाए, सत्ता का दुरुपयोग करना, इसकी संभावना है। ऐसा नहीं कि होगा ही होगा, पर हाँ संभावना है इस चीज की। और हम जो कहते हैं ना कि शक्ति का डिवीजन होना चाहिए, और ये सब थोड़ा सा इसका उल्लंघन भी होता है। प्लस इसमें क्या होता है ना कि शक्ति और अधिकार का उप प्रत्यायोजन होता है, कि मतलब और डिवीजन बढ़ती जाती है ना। और अधिकांश विधान में नियम बनाने की आड़ में केंद्र सरकार को विवेकाधीन अधिकार प्रदान किए जा रहे हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स है भाई, जो मर्जी करो। और इससे क्या होता है कि न्यायपालिका में जो है वो जो मामले हैं वो और बढ़ते जाते हैं, क्योंकि इससे फिर केस होने शुरू हो जाते हैं। और वहां पर फिर हमारी जो कार्यपालिका है का बर्डन वैसे ही उनके पास बहुत ज्यादा है, उनके पास और बर्डन बढ़ जाता है। तो ये जो चीजें हैं वो थोड़ी थोड़ी यहाँ पर देखने को मिलती हैं, कुछ ना कुछ इसका इम्पैक्ट तो होता ही है। तो ये था आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है भाई। तो डिपेंड करता है कि किस तरीके से इसको क्लासिफाई करना है, किस तरीके से उसको उपयोग में लाना है। नेक्स्ट है भाई हमारा ओजोन होल। अभी क्या हो रहा है, आप लोगों ने सुना होगा ओजोन लेयर हमारी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर मिलती है। और हमारा ये देखा गया था कि जो ओजोन होल है, एक होल देखा गया, ओजोन की जो परत है जो हमें यूवी रेज जो आती है सन से उसको प्रोटेक्ट करवाती है, तो ओजोन में एक छिद्र देखा गया, होल देखा गया। और ऐसा कहा जा रहा है कि भाई वैसे तो अंटार्कटिका में देखा गया था, ऐसा बोला जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके बाद से जो ओजोन का आकार है ना वो लगातार कम हो रहा है, जो कि एक फायदेमंद बात है, क्योंकि ओजोन हो गया ना तो हमें प्रोटेक्शन यहाँ पे मिलती रहती है यूवी रेस से, सन से जो आती है। तो ओजोन होल जो है यहाँ पर वो ग्रहीय जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है, कि होल नहीं होना चाहिए, ओजोन की परत रहनी ही चाहिए। और ऐसा कहा जा रहा है कि आगे आने वाले 2066 तक ये पूरी तरह से भर जाएगा, ठीक है। और अभी व्यवहारिक रूप से बात करें तो अंटार्कटिका के ऊपरी वायुमंडल में स्थित ओजोन परत में छिद्र का आकार काफी बड़ा है, जिसको ठीक होने में अभी काफी समय लग सकता है। और जबकि बाकी वर्ल्ड में जो है ओजोन लेयर जो देखी गई है, वो यहाँ पर अब ऐसा कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में 2040 तक वो अपने आप को जो है रिकवर कर लेगा। ये यहाँ पर जो है वो कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल्स जो है वो यहाँ पे रिलीज किए गए हैं, उन्हें हम कहते हैं ओडीएस। ओडीएस क्या होते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, जिन्हें हम कहते हैं यहाँ पर ओजोन क्षयकारी पदार्थ, ठीक है, जो कि 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत लागू कराए गए थे। और ऐसा बोला गया था कि यहाँ पर जो हमारे जितने भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जितनी भी चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया था, 99% पदार्थों का उपयोग अब लगभग समाप्त हो चुका है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ओजोन परत वापस से आनी शुरू हो जाएगी, रिकवरी होगी, लेकिन स्लो होगी, है ना। पहली बार इसको कब नोटिस किया गया था कि ओजोन के अंदर एक छेद है, या ओजोन परत अपने आप को वहां से डिप्लीट हो रही है, खत्म होती जा रही है। पहली बार ये 1980 के दशक में देखा गया था। और ये जलवायु परिवर्तन से पहले सबसे बड़ा पर्यावरणीय खतरा हमारे लिए हुआ करता था। अब तो जलवायु परिवर्तन हो गया सबसे बड़ा, कि अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा हुआ तो बिल्कुल हमारा क्या हाल, मतलब आप समझ सकते हैं कि हीट वेव आनी शुरू हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा मैंने बताया था ना, ये सब चीजें यहाँ पर प्रॉब्लम दे रही है। तो अब यहाँ पर जो है ओजोन जो है प्रेजेंटली ओजोन O3 ऑक्सीजन की 3 आटम से मिलके बना होता है, जो कि कहाँ मिलता है, हमारी वायुमंडल के 10 से 50 किलोमीटर के बीच जो हमारा स्ट्राटोस्फेयर है वहां पे मिलता है। जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, समताप मंडल, ठीक है। पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की दूरी, ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर स्ट्राटोस्फेयर है, वहीं पर मिलती है। और यहाँ पर ये बहुत जरूरी है, मैंने आपको बताया ओजोन जो है ग्रहीय जीवन के लिए, प्लैनेट के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती है उनको ये पहले ही एब्जॉर्ब कर लेता है। और क्या होता है कि अगर पराबैंगनी किरणें जो है अगर हमारी धरती पे आएंगी तो उससे स्किन का कैंसर और अन्य प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। और प्लस पौधे और जानवर हैं, उनकी भी यहाँ पर जो है उनके भी आकार में, उनकी भी लाइफ में बहुत चेंजेस आ जाएंगे। इसी को हम कहते हैं यहाँ पर ओजोन होल, ओजोन छिद्र में एक चीजें बनती जाना।
और अभी जो है अगर हम बात करें सामान्य अवस्था में भी ओजोन समताप मंडल में अत्यंत कम सांद्रता में मौजूद है। ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत उसका जो अमाउंट है, कंसंट्रेशन है, वो कम है। यहाँ तक कि जहां पर इसकी परत को सबसे मोटा माना जाता था ना, वो भी आज जो है वो लुप्त होती जा रही है। और 1980 के दशक में वैज्ञानिकों ने यहाँ पर जो है इसके लिए काफी पुष्टि भी करी थी कि काफी ज्यादा जो है ओजोन कम होती जा रही है। अगर ज्यादा टाइम में कम हो जाएगी तो हमारे लिए काफी जो है एक प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो जाएंगी। और फिर उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने बोला कि भाई आप जो यहाँ पर ओजोन जो का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि आप लोग क्या यूज कर रहे हैं। हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ये पढ़ो सब्सटेंस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस क्या यूज कर रहे हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमाइन जैसी चीजें यूज कर रहे हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज कर रहे हैं जो हम अपने एसी के अंदर, रेफ्रिजरेटर में, पेंट्स में, फर्नीचर में यूज करते हैं। अगर हम इनका यूज कम कर दें तो क्या होगा, ओजोन को बचाया जा सकता है। ये केमिकल हार जो है वो एयर में रिलीज नहीं होंगे, जो अल्टीमेटली ओजोन को प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, सो ओजोन समझ गए यहाँ पर सब लोगों को। एक तरीके से हमारी सनस्क्रीन है ये, हमें सनस्क्रीन की तरह काम करती है। जैसे हम लोग सनस्क्रीन लगाते हैं ना अपने फेस के ऊपर, काफी लोग लगाते होंगे आप में से, ताकि हमारी स्किन पे एकदम डायरेक्ट रेज ना पड़े, स्किन टैन ना हो जाए, तो उसी के लिए ये चीज की जाती है। तो ये फिल्टर की तरह काम करती है हमारे लिए। और जो हमारी धरती पे यूवी रेज आती है उनको पहले ही बचा लेती है। अगर ये ओजोन ना हो तो धरती पर जो जीवन है ना, उस तरीके का हो ही नहीं पाएगा जैसे आज के समय में हमें देखने को मिलता है, या जैसे विकसित हुआ है वो विकसित प्रोसेस बहुत अलग होगा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको ये बात। अब इसमें आप देखेंगे आगे, ओजोन डिप्लीशन जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ओजोन डिप्लीशन यहाँ पे कब होता है, ओजोन डिप्लीशन यहाँ पे होता है जब जो प्रोडक्शन हो रही है और जो आप उत्पाद कर रहे हो और विनाश कर रहे हो, उसके बीच में जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है। और यहाँ पर आपका उत्पादन जो है वो ज्यादा हो रहा है। और प्राकृतिक घटना की वजह से भी हो सकता है कि भाई आप लोग यहाँ पर सिंथेटिक चीजों का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, है ना। 1980 के बाद से दुनिया में बहुत सारे हिस्सों में जो है इस चीज को इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके जो है, इनसे ये हमें पता लगता है कि भाई आज के समय में हमारे पास ये पुख्ता सबूत है कि वैश्विक ओजोन क्षरण हो रहा है आज के समय में। ठीक है भाई, तो ओजोन होल वही होता है जहां पर, ऐसा क्षेत्र जहां पे ओजोन की जो कंसंट्रेशन है, जो मात्रा है वो काफी कम हो गई है। देख सकते हैं आप, ये कुछ कुछ एरिया है जहां पे ऐसा कहा गया है कि ओजोन की मात्रा कम होती जा रही है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है नीला कुरुंजी सेंचुरी। नीला कुरुंजी सेंचुरी अभ्यारण्य जो है उसकी सीमा निर्धारण वगैरह करना, ये सिर्फ कागजी कार्यवाही तक ही सीमित रह गया, इसको तो एक्चुअली में बनाया ही नहीं है। ये केरला में बनाई जानी थी। इसकी जो बाउंड्री है ना नीला कुरुंजी अभ्यारण्य की सीमाएं क्या होनी चाहिए, उसको निर्धारण करने में आज के समय में अनावश्यक रूप में विलंब हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ के स्थानीय निवासी और वहाँ के जो हैबिटेट है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि जो स्थानीय अधिकारी हैं वो अपनी भूमि का अधिकार प्रमाण पत्र लेने में सक्षम ही नहीं हो पा रहे हैं। अक्टूबर 6 2006 में जो उस समय के हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, उन्होंने ये डिसाइड करा था कि जो मुन्नार रीजन है, कोटाम्बूर और बतादा क्षेत्र का, जो कि केरल में है, वहां पे क्या क्रिएट की जाएगी, एक ये यहाँ पे क्रिएट की जाएगी। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो नीला कुरुंजी पौधे हैं वहां पे, उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन सोचो, 2006 में हुआ था, अब 2023 शुरू हो चुका है, और अभी तक भी ये चीज जो है केवल कागजों में ही सीमित रह गई है, बनाई तो गई ही नहीं है ना। और हाल ही में वहां के जो उप जिला अधिकारी है, उन्होंने इस बात पर प्रभाव डाला है, प्रकाश डाला है कि भाई अभ्यारण्य पर सरकार के आदेश जो है यहाँ पर, उनके बिना हम प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकते हैं। तो अभी तक उसकी सीमाओं का निर्धारण ही नहीं किया गया है। पंचायत में बफर जोन की सीमाओं का निश्चित रूप नहीं दिया जा सकता जब तक सीमाओं का निर्धारण नहीं होगा। बफर जोन पता है ना सबको, एक रीजन होते हैं, 3 होते हैं रीजन। सबसे पहले जो है वो बफर जोन होगा। अब बफर जोन जब तक क्रिएट नहीं होगा, उसके अंदर के जोन कैसे क्रिएट करेंगे यहाँ पर, वही चल रही है यहाँ पर। तो इसके लिए सरकार को सबसे पहले यहाँ पर जो है वो एक सरकारी अफसर को, यहाँ पर अधिकारी को भेजना होगा, जो अति शीघ्र रूप में वहां पर एक आदेश जारी करे और उसके लिए यहाँ पे बनाना शुरू करे। अब मैं आपको बता दूं भाई कि ये नीला कुरुंजी फ्लावर्स जो है वो वहां पे मिलते हैं। इनको एक झाड़ियां होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोबाइंथलेन्स कुंथिया या नीला कुरुंजी। ये शोला फॉरेस्ट पता है ना, साउथ इंडिया के नीलगिरी एरियाज को बोलते हैं। वेस्टर्न घाट्स शोला फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। इनकी खास बात ये है कि ये 12 साल में खिलता है। देख लो, 12 साल। ठीक है,
और ये बिल्कुल इराविकुलम नेशनल पार्क है ना, जो केरल वाला, उसी के मतलब पास में ही पड़ता है ये, मतलब उसी की एक स्पीशीज कह लो। और ये जो है नीला कुरुंजी के पौधे, ये प्रस्तावित अभयारण्य क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काफी पाए जाते हैं, और इस क्षेत्र को संरक्षित किए जाने की भी आज के समय में आवश्यकता है। जो इसके फूल होते हैं वो बैंगनी नीले रंग के होते हैं, और जब वो खिलते हैं तब वो घाटी को बैंगनी धुंध से भर देते हैं। और इसके फूल सितंबर अक्टूबर में खिलते हैं। ठीक है। इनका जो नाम है ना, वो यहाँ पर कुरुंजी, नीलगिरी हिल्स का नाम ही यहाँ पर जो है वो कुरुंजी फूलों से यहाँ पर प्रेरित है। पश्चिमी घाट के अलावा थोड़ा बहुत ये बलेरी रीजन जो है वहां पर भी देखने को मिलते हैं, अगाली पहाड़ियाँ, पलक्कड़, ठीक है, पलक्कड़ पाला घाट भी कहते हैं इसको। ये उस रीजन में भी कई कई जगह पे देखने को मिलते हैं। और आप इसको थोड़ा बहुत ऊटी, ऊटी जो है ना एक हिल स्टेशन है काफी फेमस, वहां पर भी जो है इसकी 33 किस्में देखने को मिलती हैं। और ब्लू माउंटेन भी इसलिए इसको कभी कभी कहा जाता है। वैसे ब्लू माउंटेन किसको कहते थे, जो लुशाई हिल्स है ना, मिजोरम वाली, वैसे अब तो उनका नाम लुशाई हिल्स का नाम चेंज करके अब कर दिया गया है, मिजो हिल्स कर दिया गया है। ऊटी के अलावा ये कुन्नूर, काठागोरी, कोठागारी, इन सब में भी देखने को मिलते हैं। शोला जो है वहां पर ये वहां के जो है सदाबहार वन है। और इनके जो जितने भी इसके पेड़ होते हैं, इसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं देखने को मिलती है। तो ये सब आप फैक्ट जो है वो याद रखिएगा नीला कुरुंजी के बारे में, आ सकता है इस पे क्वेश्चन। और अब जो है इसका नेक्स्ट फ्लावरिंग सीजन देखने को मिलेगा 2030 में। ठीक है, अभी काफी लंबा समय है, 2030 के समय देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है वही, भारत का फॉरेन ट्रेड 2022, दिसंबर 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से भारत का विदेशी व्यापार क्या रहा है, पूरा कंबाइन करके व्यापार और सेवाएं सारी चीजें मिला करके जो है काफी ज्यादा सकारात्मक वृद्धि हुई है, 16% की वृद्धि हुई है। अभी जो आप जानते हैं वैश्विक मंदी चल रही है, फिर भी भारत की घरेलू मांग अभी स्थिर बनी हुई है। और अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान जितना भी हमारे यहाँ से कुल आयात हुआ है, इंपोर्ट हुआ है, वो जो है यहाँ पर पिछले समय से काफी ज्यादा तुलना में आगे बढ़ा हुआ मिला, 25% बढ़ा हुआ है। और भारत का कुल निर्यात जो हुआ है, एक्सपोर्ट जो हम लोगों ने किया है, वो $61.82 बिलियन है। निर्यात में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में काफी जो है सकारात्मक, नकारात्मक जो है वो वृद्धि देखने को मिली है। तो अच्छी खासी वृद्धि तो नहीं हुई है, बढ़नी चाहिए थी। और कुल जो हमारा आयात है जो हमने मंगवाया है वो 73.80 रहा है। तो इसलिए इसमें पिछले वर्ष की समान में यहाँ पर नकारात्मक वृद्धि हुई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको सारा सारा नहीं लर्न करना है, आपको सिर्फ एक बार इसको आइडिया ले लेना है कि कितना कितना अमाउंट में बढ़ा है। गैर पेट्रोलियम प्रोडक्ट, गैर रत्न प्रोडक्ट, आभूषण निर्यात इतना रहा है $27 बिलियन, जबकि दिसंबर में ये इतना था। ठीक है, जो हमने यहाँ पर निर्यात किया है, तो ये पहले से जो है वो बड़ा है। तो इस तरीके से आप इसको सिर्फ एक बार यहाँ पे एनालिसिस पढ़ेंगे इसका, जो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो पूरा हुआ है इसके अंदर जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में लचीली वृद्धि इस बात का संकेत है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज हम बढ़ रहे हैं, व्यापक आर्थिक स्थिति बना रहे हैं मंदी होने के बावजूद भी। ठीक है। जबकि ऐसा था कि वैश्विक जो पूर्वानुमान लगाया जाता ना, पहले ही जो अंदाजा लगा देते हैं, उसके अकॉर्डिंग भारत की वैश्विक स्थिति जो है वो उसमें गिरावट का अनुमान लगाया गया था, पर उतना भी ज्यादा गिरावट नहीं हुई है जितना अनुमान लगाया गया था। लेकिन मैं अगर बात करूं टेक्सटाइल सेक्टर की, जो कपड़ा का क्षेत्र है, उसमें थोड़ी सी जो है यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। 2022 की वर्ष में कच्चे माल की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई थी। और अभी जो है काफी जो है भारत के अंदर जितने भी टेक्सटाइल कंपनीज हैं उनको काफी नुकसान देखने को मिला है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये हमारी वरुण एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है, आप लोगों को पता होगा अगर सब लोग इन शॉर्ट्स ऐप रखते हैं, या पीआईबी की न्यूज पढ़ते हैं, या आर्मी की, नेवी की, किसी भी प्रकार की अगर आप न्यूज को फॉलो करते हैं डेली, तो आपने इस आर्टिकल को जरूर पढ़ा होगा कि जो हमारी यहाँ पर ये स्टार्ट हो गई है, इसका 21वां जो है वो संस्करण यहाँ पे स्टार्ट हो गया भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास का। जो एक्सरसाइज वरुण है यहाँ पर वो पश्चिमी समुद्र तट पर शुरू हुआ 16 से 20 जनवरी। ये आपसे कोई ऐसा डेट नहीं पूछेगा, हाँ ये पूछा जा सकता है कि किसके बीच में होती है, और ये कब से इसकी शुरुआत हुई थी, और ये आज इस बार कहाँ पे हुई है। ठीक है। और साथ ही साथ इसका नाम वरुण क्यों दिया गया था, क्योंकि वर्तमान में जो है 2001 में इसका नाम रखा गया था। और इस तरीके से जो है ये हमारी काफी ज्यादा पहचान के रूप में हमें देखने को मिल रही है। तो आपसे इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट कोई नहीं है, सारी स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है। ठीक है।
तो हम जो शक्ति भी है, इनके साथ हम शक्ति भी परफॉर्म करते हैं फ्रांस के साथ, और गरुड़ भी परफॉर्म करते हैं। तो ये नेवल एक्सरसाइज थी, ठीक है, सारी स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है इसमें। नेक्स्ट है इंडिया एनर्जी वीक। अभी इंडिया एनर्जी वीक जो है वो बेंगलुरु कर्नाटका में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और ये G20 की प्रेसिडेंसी में ही है, जिसका इसकी टैगलाइन क्या है, ग्रोथ कोलैबोरेशन ट्रांजिशन, जिसकी यहाँ पर टैगलाइन है। G20 अध्यक्षता के दौरान ही इसको आयोजित किया जाएगा। बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, दोनों इंपॉर्टेंट है। G20 से जुड़े हुए सारे फैक्ट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। किसी भी सवाल, किसी भी प्रश्न यहाँ पर जो है वो पूछा जा सकता है, किसी भी इस तरीके के टॉपिक से, है ना। क्वेश्चन कैसा भी टाइप का पूछा जा सकता है कि भाई ये वाली चीज कहाँ पे है, क्या है, कैसे है, कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो सीधा सीधा इस पर बन सकता है। तो आप लोगों को ये याद रखना है, इसको लिख लीजिएगा, सारे नोट्स बना लीजिएगा यहाँ पर, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में भी इसके आगे के सॉल्व करेंगे। थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया, जय हिंद।